हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डीके। स्वागत है आपका आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डीके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में। कहते हैं ना कि अगर कोई किसी को मार रहा हो तो उसे बचाना ही चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये लगे कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो शेर है, वो मार सकता है, तो वो शेर आपको भी मार सकता है। ये कहावत बहुत ही बढ़िया से जच रही है इस समय यूरोप पर। यूरोप का एक छोटा सा देश यूक्रेन, जिसने ये शुरुआत की, जिसको नाटो में जाने का ऐसा धुन सवार हुआ कि अपने आप को बर्बाद तो किया ही किया, पूरे यूरोप को खा गया। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले ये जानते हैं कि आज बात किस पे होगी, उसके बाद इसके बारे में चर्चाएं हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, जिसके बारे में ये लड़ाई हो रही है, ये ग्रीनलैंड है क्या, और ये कहाँ पे स्थित है, और इस पे किसका आधिपत्य है, और अमेरिका इसे क्यों लेना चाहता है, और अमेरिका इसे क्या पहले भी खरीदने की बात किया था या पहली बार कर रहा है, या फिर ये ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन, और ये नाटो कंट्री कौन कौन से हैं, और लड़ाई किस बात की चल रही है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैंने द्वीप कैसे बोल दिया। द्वीप ऐसा होता है जो चारों तरफ से प्राकृतिक नेचुरल बॉर्डर से साझा करता है, मतलब वो चारों तरफ से समुद्र हो या पहाड़ हो या फिर नदियां, जो प्राकृतिक रूप से नदियां हैं उनसे घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो 56,000 के अराउंड है। 54 से 56,000 के बीच काउंट की जाती है, जो कि काफी कम मानी जाती है। और आप लोग के दिमाग में आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होने के बावजूद भी इसमें जनसंख्या इतना कम कैसे है। इसमें जनसंख्या इतना कम इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका होता है। अब ये जानते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो ये अमेरिका के जस्ट ऊपर अगर देखेंगे तो कनाडा, कनाडा के ऊपर साइड में अंटार्कटिका, जो आर्कटिक महासागर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर स्थित ग्रीनलैंड है। इस पे आधिपत्य है डेनमार्क का। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है। अब ये सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो ग्रीनलैंड का इतिहास है वो बहुत पुराना है। ये 2500 ईसा पूर्व में भी यहाँ पे लोग रहते थे, कम ही रहते थे लेकिन रहते थे। सन जो वर्ष 985 ईस्वी में नॉर्वे के वाइकिंग्स इरिक द रेड ने सबसे पहले इसकी खोज की, ग्रीनलैंड की। इन्होंने इसे ग्रीनलैंड नाम दिया। देखिए, ग्रीनलैंड नाम कौन देता है? इरिक द रेड नॉर्वे के वाइकिंग्स देते हैं। उन्होंने फिर वहां पे ग्रीनलैंड इसलिए नाम दिया था ताकि लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे निवास करें और इसमें यहाँ पे जनसंख्या का विस्तार हो। लेकिन कुछ समय बाद जो 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 नॉर्थ कॉलोनियां थी वो ढह गई, क्योंकि वहां पे जो जलवायु की अस्थिरता थी, वहां पे बर्फ का होना और ठंड की जो एक ह्यूमन जो क्षमता थी सहने की, उससे ज्यादा ठंड होना, इसलिए वो कॉलोनियां ढह गई। ग्रीनलैंड और डेनमार्क जो जैसे ग्रीनलैंड डेनमार्क का कैसे बना, इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। 1721 में डेनमार्क के और नॉर्वे के मिशनरी हंस एज ग्रीनलैंड में फिर यूरोपीय प्रभाव को स्थापित किया। 1814 में नॉर्वे अलग हुआ लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रह गया। देखिए, जो 1721 में जब जो हंस एज गए थे ना, उस टाइम पे नॉर्वे और डेनमार्क एक ही था। लेकिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे क्या होता है, वो डेनमार्क से अलग हो जाता है। लेकिन 1814 में नॉर्वे अलग हो जाता है किससे? डेनमार्क से। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास ही रह जाता है। अब बात ये आती है कि डेनमार्क के पास था मतलब क्या क्या था। देखिए, ग्रीनलैंड एक अलग स्वायत्त देश है जहां पे प्रधानमंत्री सब कुछ है, लेकिन वो डेनमार्क का कैसे है, इसमें आप देखिए कि जैसे वर्तमान समय में भारत इसका अपने भूटान का देख रहा है कि मतलब उसका संचार भारत देखेगा भूटान का, और उसकी सैन्य ताकत के रूप में उसकी सुरक्षा भारत देखेगी। यूं कहे कि विदेश की सारी नीतियां भारत देखेगा और भूटान का राजा जो है वो भूटान के बारे में देखेगा। सेम कंडीशन डेनमार्क के साथ जाती है, लेकिन डेनमार्क का जो प्रभुत्व है वो ग्रीनलैंड पे ज्यादा है, सिवाय भारत और भूटान के। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। अब ये जानते हैं कि अमेरिका इसके लिए लालायित क्यों है। देखिए, जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा, अलास्का वही
जो कि यूएसएसआर रसिया से खरीदा था। यूएसएसआर जो कि वर्तमान का रसिया है, वो पहले 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था। जब अमेरिका ने अलास्का को यूएसएसआर से खरीदा, क्योंकि यूएसएसआर के पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, उस टाइम पे उसे ये जरूरी नहीं लगा, उसको बेच दिए थे। उसके बाद से क्योंकि रसिया और अमेरिका दो ध्रुवीय देश हैं जिनके बीच हमेशा से युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है, तो उसके बाद ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि जो ग्रीनलैंड है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही लोकेटेड है और इसको मुझे चाहिए, नहीं तो चाइना और रसिया आके यहाँ पे कब्जा करके हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि चाइना और रसिया हमला करने बाद में जाएंगे, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका को क्यों चाहिए? क्योंकि अमेरिका एक बिजनेसमैन कंट्री है, उसे बिजनेस करना ही आता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, रेयर अर्थ मेटल। अब रेयर अर्थ मेटल क्या है? और गैस और तेल के भंडार बहुत सारे हैं। अब रेयर अर्थ मेटल क्या है? रेयर अर्थ मेटल जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन बहुत ही हाईली उपयोगिता है, जैसे मोबाइल फोन में यूज होना, कैमरे में यूज होना, टीवी में यूज होना, लैपटॉप्स वगैरह में, या रॉकेट वगैरह बनाना हुआ, फाइटर जेट बनाना हुआ, उन सब में जो मेटल यूज होते हैं उसे ही रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, जो कि वर्तमान समय में चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि यूरोप की कहानी कैसे पलटी और अमेरिका क्यों टैरिफ लगाना शुरू किया। जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेने के लिए अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जब ये ऐलान किया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, तो डेनमार्क उसको रिटेलिएट करता हुआ सामने आता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जब वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद ये शुरू होता है एक युद्ध। युद्ध शुरू क्यों होता है? ऐसा नहीं कि वार शुरू हो जाता है, नहीं, ये बातों जुबानी युद्ध शुरू होता है। देखिए, चाहे जितनी यूरोपीय कंट्री हो, सारी यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, ये सारे उसी नाटो के मेंबर है जिस नाटो के लिए पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, अपने 50% रिसोर्सेज अमेरिका को दे आया। एक जेलेंस्की जिसको इतनी समझ नहीं आई, अपना 50% रिसोर्सेज दिया, अपने आप को बर्बाद किया, वहां के जो उसकी समृद्धि थी वो खत्म हुई, सब कुछ सिर्फ एक जीत के कारण, नाटो। आज वही नाटो के देश आपस में लड़ रहे हैं। अब इस जेलेंस्की को कौन समझाए कि क्या यही नाटो है जो इसे बचाने आएगा? उसे ये बात उस टाइम पे नहीं समझ में आई कि ये जेलेंस्की जो वहां पे कॉमेडियन था, इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़े लिखे को राजनीति में लाइए। जैसे भारत में है ना कि एक दो माफिया हो गए अपने यहाँ भी, उसको आराम से लोग जिता देते हैं, वो इसी प्रकार के डिसीजन लेगा जैसे अभी जेलेंस्की ने लिया, पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। अभी 8 देशों पर जैसे टैरिफ खेल रहे थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। अभी लगा दिए, यूरोप के भी 8 कंट्री पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिसमें डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी वगैरह, इन सब पे लगा दिया। तो और ब्रिटेन पर इसी प्रकार से, जैसे कनाडा उसका पिछलग्गू बना फिर रहा था, कनाडा पर भी उसने कनाडा अमेरिका के कहने पर चाइना से 100% टैरिफ लगा दिए, चाइना के ऊपर ईवी पर। लेकिन अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जो कि 10 साल बाद दोबारा से चाइना आए हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें भी अभी ये खतरा है, क्योंकि ट्रंप 2-3 बार ये बात बोल चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 91वां राज्य बनेगा। 91वां मतलब 51th स्टेट बनने वाला है, ऐसा बोल दिए। इसका मतलब आप ये समझिए कि 50 राज्य ऑलरेडी उसके पास है, और ग्रीनलैंड उसका या तो 91वां या 52वां राज्य बनने वाला, मतलब 51 या 52वां राज्य बनने वाला है। ठीक है, सो आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे दुनिया दो धड़े में अलग होने वाली दोबारा से। हो सकता है कि वॉर स्टार्ट हो, लेकिन वॉर तो नहीं होगा, लेकिन ट्रंप की एक जो नीति है वो बहुत उल्टी जाने वाली है। क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन ईयू, जिसमें यूरोप के सारे देश हैं, केवल ब्रिटेन को छोड़कर, क्योंकि वो एग्जिट हो गया ईयू से, वो यूरोपियन यूनियन के सारे देश, जो अभी तो केवल 8 देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाया, अब वहां से वो लोग रिटेलिएट कर रहे हैं।
जो कनाडा रिटेलिएट कर रहा है, हो सकता है कि अगर ये लोग सारे देश जैसे भारत पे टैरिफ लगा दिया, उसके बाद वो ईरान पे लगा देता है, रसिया पे, मतलब ऐसे बहुत सारे देश, चाइना पे, हो सकता है कि अगर ये लोग भी अमेरिका को सामान बेचना बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई इतनी चरम पे जाएगी, महंगाई तो महंगाई छोड़िए, वो प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा ना। अब हर चीज तो अमेरिका ही नहीं बना रहा है ना, वो अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो भारतीय कंपनी ही उसे प्रोवाइड कर रही है सॉफ्टवेयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी टेक के फील्ड में भारत की जो जाइंट कंपनियां ना, वो प्रॉफिट ही अमेरिका से कमा रही है। तो सोचिए अगर वो प्रॉफिट अमेरिका से कमा रही है, तो अगर अचानक में बंद किया जाएगा तो कंपनियां तो थोड़ी लॉस में जाएंगी, लेकिन अमेरिका की जो कंपनियां जो चल रही है, जो यहाँ के सॉफ्टवेयर और चीजों से या और फील्ड की, वो तो भी बंद हो जाएंगी ना। वहां पे भी तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, इससे सत्ता जाएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी और डॉलर गिरेगा। और ये सारा खेल इसीलिए हो रहा है कि डॉलर की वजह से, क्योंकि अमेरिका प्रभुत्व बनाए रखने के लिए डॉलर को मजबूत दिखाना चाहता है और मजबूती में ही रखना चाहता है। और डॉलर तभी मजबूत रहेगा जब डॉलर का प्रभुत्व बाकी देशों में रहेगा। जैसे ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लाने की सोची, और सारे इसी प्रकार से आसियान ने भी एक बार सोचा था, और जो इंडिया और रसिया ने जो एग्रीमेंट किया था कि हम लोग रूबल और इंडियन रुपीज में व्यापार करेंगे, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चाइना की जो करेंसी अरेंजमेंट भी उससे व्यापार की बातें चल रही थी। इसीलिए अमेरिका ऐसा कुछ कर रहा है। वो युद्ध भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता और ना ही वो कहीं घुसना चाहता है, लेकिन उसने मदुरो के साथ जो किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ, उस टाइम पे यही यूरोप के लोग एक बार भी नहीं बोले कि नहीं ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि उसके खिलाफ कुछ बोलो। लेकिन अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, अमेरिका तो गलत कर रहा है, ऐसे ही करेगा। एक दिन जाएगा ग्रीनलैंड के पीएम को उठा के लाएगा, उसके बाद कहेगा ग्रीनलैंड मेरा है और हमेशा के लिए मेरा है, वहां पे अमेरिका का बेस है, यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर सकती, ईयू वही है जिनके पास होकर भी कुछ नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं लड़ सकते, ये अमेरिका के खिलाफ जा भी नहीं सकते और औकात भी नहीं है। क्योंकि भारत में अगर कुछ होगा भारत पाकिस्तान से, तो यहाँ पे ये मानवाधिकार होगा, बांग्लादेश में कुछ होगा वहां पे अमेरिका का हाथ है, तो ये लोग बोलने नहीं आएंगे। यूक्रेन में मरेगा तो ये बहुत चिल्लाएंगे। पूरा ईरान बर्बाद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन गायब हो जाएगा, नहीं बोलेंगे। ये तो स्थिति है। वैसे कहते हैं कि अगर दूसरे में जो नहीं बोलता, जो दूसरे के देख के मजा लेता, अंत में उसका भी यही हाल होता है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।